लेकिन सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए और सभी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ में आना चाहिए आपको। देखिएगा, क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट वुड बी यूज्ड टू असिस्ट अ क्लाइंट विद एक्यूट अपर जीआई ब्लीडिंग। जो अपर जीआई ब्लीडिंग है, अपर जीआई ब्लीडिंग है, उसको असिस्ट करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए कौन सा फॉलोइंग टेस्ट आप काम में लेंगे, कौन सा टेस्ट आप काम में लेंगे। काफी इजी सा, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिएगा, अपर जीआई सीरीज अपन काम में लेंगे। सेकंड ऑप्शन है बेरियम एक्सरे आप काम में लेंगे। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर एंडोस्कोपी आप काम में लेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर आर्ट्रियोग्राफी आप काम में लेंगे। चलिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, 2 सेकंड आपको देता हूं, उसके बाद करेक्ट आंसर आपको बताना है। कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट आप काम में लेंगे अपर जीआई ब्लीडिंग को चेक करने के लिए, अपर जीआई ब्लीडिंग को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट आप काम में लेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया तो फटाफट से आंसर भी आपको बता देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है, बिल्कुल राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है एंडोस्कोपी। सेम जो क्वेश्चन इसके पहले वाला जो क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। वहां पर अल्सर हुआ था और अल्सर के अंदर भी अगर ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, तो अल्सर को चेक करने के लिए, अल्सर को चेक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, और अपर सिस्टम से रिगार्डेड बात की जा रही है, अपर जीआई ब्लीडिंग अगर हो रखी है तो उसको चेक करने के लिए आप एंडोस्कोपी काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? एंडोस्कोपी आप काम में लेंगे। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंडोस्कोपी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंडोस्कोपी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी, इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीपीसीसीएचएन एग्जाम हुए हैं, इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर जो अभी तक बीपीसीसीएचएन एग्जाम हुए हैं, उनके अंदर काफी बार रिपीट हो चुका है। 2 से 3 बार समथिंग, 2 से 3 बार 4 बार समथिंग इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम हो चुके हैं एमसीक्यू बेसिस पर। तो वहां पर ये क्वेश्चन ये मान के चलेगा ऑलमोस्ट रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। तो याद रखिएगा, पेन असेसमेंट के लिए एक एक्रोनिम्स है आपके सिलेबस के अंदर, पेन असेसमेंट के रिगार्डेड एक एक्रोनिम्स बना हुआ है आपके सिलेबस के अंदर। जो एक्रोनिम्स है आपका OPQRSTUV, ऐसा एक्रोनिम्स है। देयर टी इज इंडिकेट, टी क्या इंडिकेट करता है, क्वेश्चन यहां पर ये पूछा है। यहां पर देखिएगा, पेन असेसमेंट के लिए आपके सिलेबस के अंदर एक एक्रोनिम्स बताया गया है, और एक्रोनिम्स आपका ये है OPQRSTUV। यहां पर जो टी है वो टी किसको इंडिकेट करता है? यहां पर कोई भी अल्फाबेट यहां से उठाकर दिया जाता है एक्रोनिम्स में से, OPQRSTUV, इनमें से कोई सा भी एक्रोनिम से एक वर्ड उठाकर दिया जाता है और पूछा जा सकता है कि ये किसको इंडिकेट करता है। अभी आपको दिया है टी, टी किसको इंडिकेट करता है आपको ये पूछा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर है व्हेन डिड इट बिगिन, व्हेन डिड इट बिगिन। सेकंड ऑप्शन है व्हाट ब्रिंग इट ऑन, व्हाट ब्रिंग इट ऑन। थर्ड ऑप्शन है यहां पर व्हाट डज इट फील लाइक, व्हाट डज इट फील लाइक। और डी ऑप्शन है व्हाट मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट्स आर यू करंटली यूजिंग। क्वेश्चन समझ में आ गया, और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन भी समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, 2 सेकंड में आपको देता हूं, उसके बाद करेक्ट आंसर इसका बताया जाएगा। और सी के रिगार्डेड जो OPQRS जो एक्रोनिम्स है उसको भी थोड़ा सा बताया जाएगा। जल्दी कीजिएगा, जल्दी आपको आंसर देना है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, जल्दी से अपना आंसर सबमिट करना है। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा?
क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। देखिएगा, जनरली अपन टी से संबंध देते हैं, टी से रिगार्डेड डायरेक्टली समझ सकते हैं ट्रीटमेंट, टी से रिगार्डेड डायरेक्टली समझ सकते हैं ट्रीटमेंट, इसीलिए इस ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर है। मतलब कि व्हाट मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट आर यू करंटली यूजिंग, कौन सी मेडिकेशन और ट्रीटमेंट अभी आप ले रहे हो, टी ये इंडिकेट करता है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। अब थोड़ा सा इस एक्रोनिम्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ताकि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए इससे रिगार्डेड तो आप इजीली समझ सके, इजीली बता सके। चलेगा, इस क्वेश्चन के रिगार्डेड अपन बात करते हैं। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर एक्रोनिम से आपके बाद ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी यू, ये एक्रोनिम से। यहां पर अगर अपन बात करें ओ की, यहां पर अगर अपन बात करें ओ की, तो ओ मतलब होता है जनरली ऑनसेट, ओ मतलब जनरली क्या होता है, ऑनसेट होता है। पी की अगर बात करें, पी की अगर बात करें तो इसका जनरली मीनिंग होता है प्रोवोकिंग। क्या होता है? प्रोवोकिंग, जनरली इसका मीनिंग होता है प्रोवोकिंग, या फिर इसको अपन कह सकते हैं एंड पैलेटिव, एंड पैलेटिव इसको जनरली अपन कह सकते हैं। उसके अलावा क्यू की अगर बात करें, क्यू मतलब होता है क्वालिटी, क्यू मतलब जनरली होता है क्वालिटी। आर मतलब जनरली अपन कह सकते हैं रीजन, रीजन और रेडिएशन जनरली अपन कह सकते हैं, रीजन और रेडिएशन जनरली अपन कह सकते हैं। एस की बात करें, एस मतलब होता है सीवियरिटी, एस मतलब बात होता है सीवियरिटी। और यू की अगर बात करें, यू की सॉरी एस के बाद सीवियरिटी। टी की अगर बात करें तो टी फोर होता है ट्रीटमेंट, टी फोर होता है ट्रीटमेंट। और यू फोर होता है यहाँ पर अंडरस्टैंड, यू फोर होता है यहाँ पर अंडरस्टैंड हाउ इट इम्पैक्ट, हाउ इट इम्पैक्ट यू, हाउ इट इम्पैक्ट ऑन यू, इनका किस तरीके से आप पर प्रभाव है। तो ये सारे जनरली इनका मीनिंग है। अब एक्चुअली में इनसे रिगार्डेड क्वेश्चन ये पूछा जाता है। देखिएगा, अगर बात की जा रही है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, अगर आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ओ क्या इंडिकेट करता है, तो ओ मतलब क्या होता है सर? ओ इंडिकेट करेगा ऑनसेट से रिगार्डेड। ऑनसेट मतलब होता है होना, ऑनसेट मतलब जनरली होता है होना। तो इसको क्या कहेंगे? इसका जनरली होता है व्हेन डिड इट बिगिन, व्हेन डिड इट बिगिन। क्या आएगा? व्हेन डिड इट बिगिन, यहां पर ऑप्शन में आएगा। उसके अलावा अगर प्रोवोकिंग या पैलेटिव की बात करें, प्रोवोकिंग या पैलेटिव की बात करें तो यहां पर आएगा व्हाट ब्रिंग इट ऑन, ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अगर क्वालिटी की बात अपन करें तो क्वालिटी की बात अपन करें तो यहां पर क्वालिटी शो करवाएगा, दैट इज व्हाट डज इट फील लाइक, व्हाट डज इट फील लाइक। इस तरीके से सारे एक्रोनिम्स के रिगार्डेड अलग अलग की पॉइंट्स यहाँ पर हैं, अलग अलग की पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। और इसके रिगार्डेड मैंने सेपरेटली सेशन लिया हुआ है पेन के रिगार्डेड, और पेन को कंप्लीटली समझाया है 2 से 3 सेशन के अंदर। तो उस पेन वाले टॉपिक को, पेन वाले पार्ट को और पेन वाले जो सेशन है उसको जरूर से पढ़िएगा। और मैं आपको बता देना चाहूंगा, पेन से रिगार्डेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, पेन से रिगार्डेड आपसे क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, चाहे एक ही क्वेश्चन क्यों ना फंसे, चाहे एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्यों ना आए, लेकिन पेन से रिगार्डेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100%। ठीक है, तो याद रखिए, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां तक क्यों तक पहुंच गए। क्यों के बाद अगर अपन आर की बात करें, क्योंकि अलावा अगर अपन बात आर की करें, देखिएगा मेंशन करते रहिएगा और नोट करते रहिएगा अपनी नोटबुक में, ताकि आपको याद रहे। अगर अपन आर की बात करें तो आर मतलब होता है रीजन, यानी इसके रिगार्डेड आएगा वेयर इज इट, ये कहां पर, यानी पेन कहां पर है। उसके अलावा आर के बाद एस आता है, एस में होता है सीवियरिटी में आएगा व्हाट इज इंटेंसिटी
व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ दिस सिम्टम यानी सिम्टम की इंटेंसिटी कितनी है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें टी की, तो टी के अंदर आपको बता दिया मैंने, ये आएगा व्हाट मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट आर यू करंटली यूज। और लास्ट की बात करें अंडरस्टैंड की, यू की बात करें तो यू के अंदर आपका आएगा व्हाट डू यू बिलीव इज कोज दिस सिम्टम, इज कोज दिस सिम्टम। इस तरीके से सभी के रिगार्डेड अलग अलग यहाँ पर इंडिकेटर्स आएंगे, अलग अलग इंडिकेटर्स हैं जो कि सेपरेट सेशन के अंदर मैंने समझा रखे हैं। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल से अपन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन अभी काफ़ी सारे अपने पास बचे हुए हैं, सभी क्वेश्चन को समझना जरूरी है। इसीलिए पेन के रिगार्डेड सेपरेट सेशन आपको अवेलेबल करवा रखा है, उनको जरूर देखिएगा। वहां पर आपको अच्छी तरीके से समझा रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, चाहे आप जीएनएम हो चाहे बीएससी हो, सबको वहां पर समझ में आएगा। लेकिन एक बार जरूर से उसको विजिट कीजिएगा, और विजिट करेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। अभी तक ये सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, जहां पर कभी टी की जगह पी आता है, कभी क्यू आता है, कभी आर आता है, कभी यस आता है। तो किसी से भी रिगार्डेड आपको इंडिकेटर पूछा जा सकता है, उसके रिगार्डेड आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है टी फॉर ट्रीटमेंट। याद रखना है आपको, टी फॉर ट्रीटमेंट अगर आपको याद है तो बिल्कुल याद रह जाएगा व्हाट मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट आर यू करंटली यूज। कौन सा ट्रीटमेंट और मेडिकेशन अभी करंटली आप यूज कर रहे हो, ये ऑप्शन आपको सही होगा। चलिएगा, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा, और यहां तक के सेशन के अंदर सभी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आए होंगे। चलिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इजी तरीके से, काफी अच्छी तरीके से आपके सामने है, जो कि आपको याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन थोड़ा सा समझना है और आंसर आपको देना है। चलेगा, क्वेश्चन यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है पेन इन इलियक राइट इलियक रीजन। पेन कहां पर है? राइट इलियक रीजन के अंदर है। कहां पर है? राइट इलियक रीजन के अंदर पेन हो रहा है। कहां पर? राइट इलियक रीजन में पेन हो रहा है। अफेक्ट द ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा, यानी किस ऑर्गन के अफेक्ट होने से राइट इलियक रीजन के अंदर पेन देखने को मिलेगा, वो आपको बताना है। राइट इलियक रीजन के अंदर पेन देखने को मिलेगा, वो आपको बताना है। अब अलग अलग 9 रीजन अपन ने देखे थे। पहले तो आपके एब्डोमिनल जो कैविटी होती है उसको अपन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप सबको याद होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, या फिर अपर राइट क्वाड्रेंट, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, लोअर राइट क्वाड्रेंट और लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट। इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट के अंदर, इस तरीके से मैं बता दूं आपको, ये अपर राइट क्वाड्रेंट, ये अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, ये लोअर राइट क्वाड्रेंट, ये लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट। इस तरीके से एब्डोमिनल कैविटी को 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड करते हैं। उसके बाद इन क्वाड्रेंट को अपन आगे जाकर अगर रीजन की बात करें तो रीजन यहां पर डिवाइड करते हैं अपन 9 रीजन। कितने रीजन डिवाइड करते हैं? 9 रीजन डिवाइड करते हैं। 9 रीजन डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर सबसे, अगर अपन बात करें सबसे बीच वाला हिस्सा अगर अपन बात करें तो मैंने कहा था यहाँ पर एपिगैस्ट्रिक होता है, एपिगैस्ट्रियम होता है। यहाँ पर आपकी अम्लाइकस होती हैं, यहाँ पर अम्लाइकस होती हैं, और अम्लाइकस के बाद जनरली अपन कहे तो ये सिंपाइसिस प्यूबिस अपन जनरली इसको कह सकते हैं। एपिगैस्ट्रिक और जनरली इसको सिंपाइसिस प्यूबिस कहते हैं, या फिर जनरली इसको हाइपोगैस्ट्रिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाइपोगैस्ट्रिक भी अपन इसको कह सकते हैं, एपिगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक। ठीक है, उसके अलावा इसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में अलग अलग होते हैं, वो भी मैंने डिस्कस किया था, इसीलिए आप सबसे कह रहा हूं पेन के रिगार्डेड सेशन जरूर से ले। राइट साइड में ये सारा राइट वाला हिस्सा है, ये लेफ्ट वाला हिस्सा है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ठीक है, और अम्लाइकस के दोनों तरफ अगर बात करें तो राइट लंबार रीजन, लेफ्ट लंबार रीजन। और अगर अपन बात करें सिंपाइसिस प्यूबिस या हाइपोगैस्ट्रिक के दोनों तरफ साइडों में बात करें तो यहां पर होता है राइट इलियक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन। इस तरीके से 9 क्वाड्रेंट अपन डिवाइडेड करते हैं।
अब क्वेश्चन यहां पर यह पूछा है आपसे कि आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के अंदर जो पेन हो रहा है वो इस एरिया के अंदर हो रहा है। किसके अंदर पेन हो रहा है? इस एरिया के अंदर हो रहा है, राइट इलियाक रीजन के अंदर पेन हो रहा है। इस राइट इलियाक रीजन के अंदर पेन हो रहा है। तो बताइए कि आपकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आंसर आपको देना है फटाफट से। क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन में रिपीट करता हूं। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा, पहला ऑप्शन ये है किडनी, सेकंड ऑप्शन है यहां पर लीवर, थर्ड ऑप्शन है यहां पर अपेंडिक्स और फोर्थ ऑप्शन यहां पर स्टमक। चलेगा, जनरली सबको समझ में आ गया होगा कि यहां पर कौन सा ऑर्गन होता है। जो ऑर्गन होगा वही तो अफेक्ट होगा और वही यहां पर आपका आंसर होगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, सबको इजीली समझ में आ गया होगा क्योंकि इजीली मैंने समझा भी दिया है। चलेगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा ताकि आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन अभी काफी सारे अपने पास हैं। चलिएगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? अपेंडिक्स। क्या होगा? अपेंडिक्स बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि किडनी, लीवर और स्टमक, स्टमक की जनरली बात करें तो स्टमक यहां पर होता है इस तरीके से, है ना। किडनी की बात करें तो किडनी भी जनरली इस तरीके से यहां पर होती है? और लीवर की बात करें तो लीवर तो यहीं पर रह जाती है, रही ना, रही कि नहीं रही? बिल्कुल यहीं रह जाती है। और अपेंडिक्स जनरली यहां पर होती है। बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होता है? अपेंडिक्स बिल्कुल सही आंसर होता है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा अपेंडिक्स क्यों इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि अपेंडिक्स जो ऑर्गन है वो कहां पर अवेलेबल होता है, कहां पर प्रेजेंट होता है? राइट इलियाक फोसा या राइट इलियाक रीजन के अंदर अवेलेबल होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अपेंडिक्स होगा। अगर अपेंडिसाइटिस हो गया है और अपेंडिसाइटिस के अंदर पेन हो रहा है तो जनरली अपन कह सकते हैं कौन से रीजन के अंदर पेन होगा? राइट इलियाक रीजन के अंदर पेन होगा। समझ में आ गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका है। ठीक है, और अगर किडनी के अंदर पेन हुआ है, किडनी के अंदर प्रॉब्लम है तो किस रीजन के अंदर पेन होगा? लीवर के अंदर पेन हुआ है तो किस रीजन के अंदर पेन होगा? स्टमक के अंदर पेन हुआ है तो किस रीजन के अंदर पेन होगा? तो इनको कंप्लीट समझने के लिए पूरे 9 रीजन को मैंने पढ़ा रखा है। पूरे 9 रीजन के रिगार्डेड मैंने सेशन अवेलेबल करवा रखा है। पेन के रिगार्डेड अलग से सेपरेट सेशन है। इस सेशन के बाद आप उस सेशन को देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर इससे रिगार्डेड और भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में तो वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और उम्मीद करता हूं सेशन के बाद ये सारे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। चलेगा, उम्मीद है यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और यहां तक के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचता हूं, क्वेश्चन नंबर 24। लेकिन उससे पहले इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे। और अगर अभी तक आपने मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि टेस्ट सीरीज आप डेली दे सके और उसके रिगार्डेड अपने सिलेबस के रिगार्डेड अपनी तैयारी को इंप्रूव कर सके। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा, अभी तक जो क्वेश्चन अभी तक आपने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जनरली वो क्वेश्चन आपकी फर्स्ट यूनिट से रिगार्डेड थे। जनरली वो क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से रिगार्डेड थे। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं ये आपकी सेकंड यूनिट से स्टार्ट हो चुके हैं। कितने? कौन से यूनिट? फर्स्ट ब्लॉक की सेकंड यूनिट आपके स्टार्ट हो गई है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, कॉमन कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये यूनिट आपकी स्टार्ट हो गई है और इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के रिगार्डेड कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है? न्यूमोनिया आप सबने सुना होगा, काफी जनरल प्रॉब्लम है, जनरली देखी जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो कि जो न्यूमोनिया है उसको अपन कंफर्म करते हैं तो कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है? क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन यहां पर ब्रोंकोस्कोपी, सेकंड ऑप्शन यहां पर चेस्ट एक्सरे, थर्ड ऑप्शन यहां पर ब्लड कल्चर, फोर्थ ऑप्शन यहां पर स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी। जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द न्यूमोनिया, न्यूमोनिया के रिगार्डेड कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ब्रोंकोस्कोपी, चेस्ट एक्सरे, ब्लड कल्चर, स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी।
बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको देना है जल्दी से। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो राइट आंसर होगा, उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। और याद रखना है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर न्यूमोनिया या कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ न्यूमोनिया, आपसे क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में, काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि ब्रोंकोस्कोपी किया जाता है लेकिन जनरली कर सकते हैं, एक्सरे में भी फाइंड आउट हो जाता है न्यूमोनिया, पता चल जाता है, ब्लड कल्चर करवाते हैं तो भी टेस्ट, ये जनरली टेस्ट करवाए जाते हैं। लेकिन अगर कंफर्मेटरी की बात की जाए तो कंफर्म तो स्पुटम कल्चर और सेंसिटिविटी से ही होता है, इसलिए करेक्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी बिल्कुल करेक्ट आंसर है निमोनिया के कंफर्मेटरी टेस्ट के रिगार्डेड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डेड डिस्कस करते हैं। काफी सिंपल सा और काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया यानी कम्युनिटी के अंदर जनरली जो न्यूमोनिया होता है वो कौन से ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, यानी पॉजिटिव फैक्टर यहां पर पूछा है कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया के रिगार्डेड। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया के रिगार्डेड पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? पहला नंबर का ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है गोनोकोकाई, सेकंड ऑप्शन है ई कोलाई, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई और फोर्थ ऑप्शन है सीजेला। चलेगा जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? क्या गोनोकोकाई होगा, क्या ई कोलाई होगा, क्या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई होगा, क्या सीजेला होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा? जल्दी क्वेश्चन कीजिएगा ताकि अपन इसी तरीके से कंटिन्यू क्वेश्चन पढ़ते रहे। जल्दी जल्दी कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन अभी काफी सारे हैं, अभी केवल सेकंड यूनिट पर ही पहुंचे हैं और हमारा टारगेट है थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट तक पहुंचना आज। चलिएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया की अगर बात की जाए, ऑर्गेनिज्म की बात की जाए, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन सबको पता होना चाहिए। देखिएगा हेमोप्टाइसिस, हेमोप्टाइसिस मींस, हेमोप्टाइसिस का एक्चुअल मीन क्या होता है? क्वेश्चन सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा कि हेमोप्टाइसिस का एक्चुअल मीन क्या होता है, आपको बताना है एक्चुअल मीनिंग ऑफ हेमोप्टाइसिस। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा ब्लड इन स्टूल, स्टूल के अंदर ब्लड आना। सेकंड ऑप्शन है ब्लड इन वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आना। थर्ड ऑप्शन है ब्लड इन कफ, कफ के अंदर कफ के अंदर ब्लड आना। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी से आंसर बताना है, हेमोप्टाइसिस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? जनरल क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए, हेमोप्टाइसिस का एक्चुअल मीनिंग क्या है? और रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चन भी आई थिंक रिपीट हुआ है और आया हुआ है प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। चलिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ब्लड इन कफ, कफ के साथ अगर यानी स्पूटम में अगर ब्लड आता है दैट इज नोन एज हेमोप्टाइसिस। ब्लड के कफिंग के साथ अगर ब्लड आ रहा है, यानी जैसे आप कफिंग की कफ करने के बाद जो स्पूटम निकल कर आता है उस स्पूटम के साथ अगर ब्लड आता है दैट इज डायरेक्टली अपन कहेंगे कि हेमोप्टाइसिस है।
तो कफ के साथ अगर ब्लड आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, हेमोप्टाइसिस कहेंगे। याद रहे, भूलना नहीं है, हेमोप्टाइसिस मतलब क्या होता है। हेमोप्टाइसिस मतलब कि कफिंग के साथ ब्लड आना, दैट इज हेमोप्टाइसिस। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है यहां तक के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, थोड़ा सा समझना है, आंसर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा समझना है, बस थोड़ा सा समझोगे तो इजीली क्वेश्चन समझ में आएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। चलेगा, क्वेश्चन यहां पर ये है, इंजेक्शन ऑफ मॉर्फिन। जो मॉर्फिन का अपन इंजेक्शन लगाते हैं वो जनरली किसके लिए लगाते हैं? मॉर्फिन इंजेक्शन जो अपन लगाते हैं जनरली किसके लिए लगाते हैं? पहला ऑप्शन चेस्ट पेन के लिए लगाते हैं, सेकंड ऑप्शन स्टोमक पेन के लिए लगाते हैं, थर्ड ऑप्शन न्यूमोनिया के लिए लगाते हैं, फोर्थ ऑप्शन अस्थमा के लिए लगाते हैं। चलेगा, आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? जल्दी आंसर देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये है कि मॉर्फिन का अपन इंजेक्शन लगाते हैं। मॉर्फिन आप सबको पता होगा मॉर्फिन क्या है। तो मॉर्फिन का अपन इंजेक्शन लगाते हैं जनरली किसके अंदर लगाते हैं? सबको पता है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद करेक्ट आंसर मैं बताऊंगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मॉर्फिन इंजेक्शन लगाया जाता है जनरली चेस्ट पेन के अंदर। जो चेस्ट के अंदर पेन होता है जनरली मायोकार्डियल इंफाक्शन के रिगार्डेड आपने पढ़ा होगा। मायोकार्डियल इंफाक्शन के अंदर मॉर्फिन लगाया जाता है, आप सबको पता होगा। मायोकार्डियल इंफाक्शन के अंदर पेन कहां पर होता है? चेस्ट के अंदर होता है। तो चेस्ट पेन के अंदर जनरली मॉर्फिन को अपन यूज करते हैं, जनरली मॉर्फिन को यूज करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और याद रहना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, आपको समझ में भी आना चाहिए और आपको याद भी रहना चाहिए। चलेगा, इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ते हैं। पहला 28 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स हैं। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि टॉन्सिलाइटिस का सिम्टम है? टॉन्सिलाइटिस मतलब जानते हो ना, इन्फेक्शन कहां पर होगा? टॉन्सिल्स के अंदर होगा, वही टॉन्सिलाइटिस होता है। आप सबको जानते हैं, आप सब उसके बारे में जानते हैं टॉन्सिलाइटिस के बारे में। तो यहां पर क्वेश्चन आपसे यह पूछा है कि जो टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन होता है उसके अंदर कौन सा साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलेगा, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है यहां पर बैड ब्रीथ। जो ब्रीथिंग अपन लेते हैं उसके अंदर ऑर्डर आना, बैड ब्रीथ होना। सेकंड ऑप्शन की बात करें, सेकंड ऑप्शन है थ्रोट कंजेशन। थ्रोट कंजेशन, थ्रोट के अंदर कंजेशन होना। सी ऑप्शन है डिफिकल्टी और पेनफुल सोलोविंग। सोलोविंग करने के अंदर पेन होना या डिफिकल्टी होना। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा, आंसर आपको देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ऑप्शन भी समझ लीजिएगा और फटाफट से आंसर भी दे दीजिएगा। 2 सेकंड आपको देता हूं, उसके बाद करेक्ट आंसर आपको बता दिया जाएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का 28 नंबर जो क्वेश्चन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां पर बैड ब्रीथ आती है। टॉन्सिलाइटिस के अंदर बैड ब्रीथ आती है, जैसे सांस लेते हैं बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर बैड ब्रीथ आती है। थ्रोट कंजेशन हो जाता है, उसके अलावा सोलोविंग में पेनफुल होता है, डिफिकल्टी होती है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, इसी की वजह से आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑल ऑफ दी अबव सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इसके रिगार्डेड आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन समझ में आ गया है, ऑप्शन भी समझ में आ गया, और उम्मीद है अभी तक जो भी पढ़ा वो भी समझ में आया है। तो सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी को सेशन मिल जाए। सभी को सेशन मिलने के साथ मेरा टारगेट भी पूरा हो जाए और सभी इन क्वेश्चन का बेनिफिट उठा सके। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, बार बार विजिट करते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले, ताकि आने वाले सेशन के रिगार्डेड वो सेशन उनको मिल सके, नोटिफिकेशन उनको पहुंच सके। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 29 नंबर क्वेश्चन, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिएगा, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के रिगार्डेड कॉमन साइन एंड सिम्टम्स कौन सा है?
जल्दी से आंसर देना है कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपको किसी भी टाइप का कोई इंफेक्शन हो गया। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जानते हो ना, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जानते हो, आपने पढ़ा होगा। सबसे स्टार्टिंग में नोज आती है, नोज के बाद क्या आती हैं आप सबको पता है, नोज के बाद क्या आती हैं, फेरिंग्स आती हैं, लेरिंग्स आती हैं, आती है कि नहीं आती, फेरिंग्स लेरिंग्स आती है कि नहीं आती, सर नहीं आती है। नोज के बाद क्या आती है आप सबको पता है, लेरिंग्स। उसके बाद इसोफेगस आता है क्या, नहीं आता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का है, ट्रेकिया आता है। तो कुल मिला के ये मान के चलो, आप अगर बात करें अपन अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो ट्रेकिया आपने सुना होगा। ट्रेकिया के ऊपर के सारे ऑर्गन अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, और ट्रेकिया के नीचे सारे सिस्टम हैं जो कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। यहां से आप याद रखें, बाकी डिटेल से हमने डिस्कस किया हुआ है, वहां से सेशन देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन यहां पर ये है, क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर अगर इंफेक्शन हो गया है तो उसके अंदर कौन सा क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन यहां पर देखने को मिला रनिंग नोज, दूसरा ऑप्शन यहां पर देखने को मिलेगा कफिंग, तीसरा ऑप्शन यहां पर देखने को मिलेगा फीवर, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर है ऑल ऑफ दी अबव। चलिएगा, क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से अपना आंसर पुट कीजिएगा। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंफेक्शन हुआ है तो क्या होगा, 2 सेकंड आपके पास है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा, जल्दी कीजिएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंफेक्शन हुआ है तो उसके अंदर रनिंग नोज रहेगा, बिल्कुल सही बात है। कफिंग भी होगा, बिल्कुल सही है, और उसके अंदर फीवर भी आएगा, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है तो फीवर भी आना ही आना है, तो फीवर भी उसके अंदर जनरली आएगा। इसी के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव। तीनों फीचर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंफेक्शन होता है तो सो हो सकते हैं, तो याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है जो कि बीपीसीसीएचएन के एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है। बीपीसीसीएचएन का जो एग्जाम हुआ है प्रीवियसली इग्नू यूनिवर्सिटी के, वहां ये रिपीट हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पर यह कहता है कि अबाउट 90% ऑफ अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन stem from infection of the upper respiratory passes। देखा, क्वेश्चन यहां पर जनरली ये पूछा है कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जनरली जो इन्फेक्शन होते हैं उसका अबाउट 90% कारण कौन होते हैं। सीधा सा क्वेश्चन बताऊं मैं आपको, तो क्वेश्चन ये है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो इन्फेक्शन होता है जनरली उसका कारण कौन होता है, ठीक है। अबाउट 90% ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन स्टेम फ्रॉम ए इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी पासेस। क्वेश्चन समझ में आ गया, यानी इन्फेक्शन किससे होता है, फ्रॉम किससे होता है। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया से, दूसरा ऑप्शन है वायरस से, तीसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ से, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर प्लाज्मोडियम से। चलिएगा, आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, किसके कारण से अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन होता है। मोस्ट कॉमन कारण पूछा है, कुल मिलाकर यहां पर यह है, यानी अप्रोक्सीमेट 90% केस ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर कारण वही होता है। तो वो कौन सा कारण है जो कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन कोज करवाता है। चलिए, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, वायरस। जितने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं उनमें से ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 90% केसेस किसके देखने को मिलते हैं, वायरस के कारण देखने को मिलते हैं। याद रहे, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है, और रिपीटेडली क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है बीपीसीसीएचएन एग्जाम के रिगार्डेड। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से सेशन आपको मिलता रहे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 31 नंबर क्वेश्चन, और यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इनहेलर इज यूज्ड इन केस ऑफ। इनहेलर जिसका अपन काम में लेते हैं, इनहेलर को अपन यूज करते हैं, जानते हो इनहेलर, बिल्कुल उसको यूज करते हैं किस केसेस में, किन केसेस में इनहेलर काम में लिया जाता है। पहला ऑप्शन यहां पर जॉन्डिस,
दूसरा ऑप्शन यहां पर ब्रोंकियल अस्थमा, तीसरा ऑप्शन यहां पर है ट्यूबरकुलोसिस, और चौथा ऑप्शन यहां पर है रीनल फेलियर। चलिएगा आंसर आपको देना है, क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से आंसर देना है, क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इनहेलर का यूज कहां पर किया जाता है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से आंसर देना है। पहला ऑप्शन है जॉन्डिस, दूसरा ऑप्शन है ब्रोंकियल अस्थमा, तीसरा ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, चौथा ऑप्शन है रीनल फेलियर। चलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकंड नंबर ऑप्शन ब्रोंकियल अस्थमा। जो अस्थमिक पेशेंट होता है वो इनहेलर का काम करता है, क्योंकि अस्थमा के अंदर एपिसोड देखने को मिलते हैं। जनरली अस्थमा किस कारण से होते हैं, जनरली अस्थमा किसी स्टिमुलाई के कॉन्टेक्ट में, जैसे कोई पेशेंट है जिसको अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा उसको होता है, एपिसोड उसके अंदर आते हैं, तो उसका पर्टिकुलर कोई स्टिमुलाई के रिजल्टेंट उसको अस्थमा होता होगा, यानी कोई भी स्टिमुलाई जैसे उसके कॉन्टेक्ट में आता है जिससे उसको एलर्जी हो, एलर्जिक अस्थमा हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ही स्टिमुलाई के कांटेक्ट में आया उसके अंदर एपिसोडिक आता है, एपिसोड आता है तो उसके पास एक पंप लाइक इनहेलर होता है, उसको वो इनहेल करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनहेलर को जनरली काम में लिया जाता है ब्रोंकियल अस्थमा में, याद रहे, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे काम आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जब आप पोस्टेड होते हैं तो सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए, सब कुछ आपको याद रहना चाहिए। इसीलिए आज आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपके एग्जाम में इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन सिंपल तब होंगे जब आपको याद होंगे, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन एटलीस्ट आपको समझ में आने चाहिए। और उम्मीद करता हूं इसी तरीके से कंटिन्यू अगर आप बने रहे तो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे, सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां तक आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कॉमन ट्रिगर्स फॉर कैटारिया आर, कॉमन ट्रिगर्स फॉर कैटारिया। कैटारिया मतलब जानते हो, कैटारिया मतलब आप जनरली जानते होंगे क्या होता है कैटारिया, क्या होता है जनरली बताइए, आप बताइए कैटारिया क्या होता है। कैटारा जल्दी से बताइएगा क्या इसका मीनिंग होता है, जनरल मीनिंग बताना है आपको, उसके बाद करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। चलेगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन यहां पर है जो कैटार होता है उसका ट्रिगर यानी कौन करवाता है, कुल मिला के कारण पूछ रहा है यहां पर। जो कैटारिया होता है उसका कारण आपसे पूछ रहा है या उसका रिस्क फैक्टर आपसे पूछ रहा है, कौन सा रिस्क फैक्टर। पहला ऑप्शन देखेगा यहां पर सिगरेट स्मोकर, सेकंड ऑप्शन है एयर पोल्यूशन, थर्ड ऑप्शन है परफ्यूम, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। चलिएगा क्या इसका आंसर है। कैटारिया मतलब जनरली बताऊं मैं आपको तो इसको राइनाइटिस कहते हैं, और राइनाइटिस मतलब जनरली आप सबको पता है रनिंग नोज होती है, रनिंग नोज। राइनाइटिस तो आप सब जानते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है या वास्कु मोटार या वैसो मोटार राइनाइटिस हो सकती है। रनिंग नोज जनरली जान सकते हो, याद रखना के लिए, ठीक है, राइनाइटिस होती है। तो राइनाइटिस का कारण क्या होता है, समझ में आ गया। बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो राइनाइटिस है वो स्मोकिंग यानी स्मोक करके भी होती है, यानी स्मोक करने से भी हो सकती है। उसके अलावा अगर एयर पोल्यूशन है आपके सराउंडिंग एरिया में तो उसके कारण से भी हो सकती है। अगर आप परफ्यूम आप काम में ले रहे हो तो किसी पर्सन को परफ्यूम से एलर्जिक भी हो सकती है, तो एलर्जिक के कारण से भी आपको कैटारिया यानी राइनाइटिस देखने को मिल सकती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है दैट इज अ डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर सिगरेट के कारण से हो सकता है, एयर पोल्यूशन के कारण हो सकता है, परफ्यूम के कारण हो सकता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 33 नंबर क्वेश्चन है, और 33 नंबर क्वेश्चन काफी इजी है, काफी समझदार क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझदार बनना है और आंसर बता देना है। चलेगा, क्वेश्चन यहां पर यह है असेसमेंट ऑफ पेशेंट विद कैटारिया यानी राइनाइटिस, है ना, फॉर पॉसिबल साइन एंड सिम्टम्स एक्सेप्ट।
देखिएगा एक्सेप्ट करके यहाँ पर पूछा है आपसे। जो कैटारिया होता है, अगर आप उस पेशेंट का, किसी पर्सन को राइनाइटिस है, कैटारिया है, उस पर्सन को अगर आप क्लिनिकल फीचर उसका देखते हो तो उसके अंदर कौन सा सिम्टम नहीं होता है। 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है, लेकिन एक ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा? पहला ऑप्शन आप देखिएगा, स्टफ नोज, स्टफी नोज। स्टफी नोज को जनरली अपन ब्लॉक नोज कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं? ब्लॉक्ड नोज कह सकते हैं, याद रखिएगा, भूलना नहीं। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन है सोर थ्रोट, थर्ड ऑप्शन है एपिगैस्ट्रिक पेन, और फोर्थ ऑप्शन है एन इरिटिंग या इरिटेटिंग कफ। चलिएगा, आंसर आपको देना है, 2 सेकंड आपके पास है, सोच लीजिएगा और आंसर दे दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन यहां पर गलत है? चलिएगा, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि कैटारिया यानी राइनाइटिस के अंदर जनरली स्टब नोज, ब्लॉक नोज देखने को मिलती है, ब्लॉक नोज देखने को मिलती है, यानी नोज ब्लॉक हो जाती है। उसके अलावा सोर थ्रोट देखने को मिल सकता है, उसके अलावा इरिटेटिंग कफ देखने को मिल सकती है, लेकिन एब्डोमन या एपिगैस्ट्रिक पेन से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि एक्सेप्ट आपसे पूछा था तो एक्सेप्ट ये गलत है, इसलिए हमने इसको निकाल दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, एपिगैस्ट्रिक पेन। चलेगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 34 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है यहां तक सब कुछ आपको समझ में आ रहे होंगे और इसी के साथ बने रहे कंटिन्यूअसली इसी तरीके से क्वेश्चन के साथ। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, क्वेश्चन यहां पर यह है, 34 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है, पेशेंट इज एडवाइज टू टेक फॉलोइंग ट्रीटमेंट फॉर कैटारिया। किसी पेशेंट को कैटारा है, क्या है? कैटारिया है, यानी उसको राइनाइटिस है। तो उस पेशेंट को फॉलोइंग एडवाइज आप देंगे। फॉलोइंग एडवाइज आप देंगे, कौन कौन सी एडवाइज उसको आप देंगे? कौन कौन सी एडवाइज पेशेंट को आप देंगे? पहला ऑप्शन है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, आप उसको एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देंगे। सेकंड ऑप्शन है टैबलेट ऑफ पैरासीटामोल टैबलेट देंगे। थर्ड ऑप्शन है स्टीम इनहेलर थेरेपी उसको देंगे, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस देंगे। क्या करेक्ट आंसर है? कौन सा करेक्ट आंसर अपन माने? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देंगे, सेकंड ऑप्शन है टैबलेट पैरासीटामोल देंगे, थर्ड ऑप्शन है स्टीम इनहेलर देंगे, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस देंगे। क्या देंगे? जल्दी से आंसर देना है, 2 सेकंड आपके पास। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंटी हिस्टामिनिक देंगे, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन के कारण से भी आपका कैटारिया यानी राइनाइटिस हो सकती है। तो एलर्जी से मैनेज करने के लिए आप एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देंगे। पैरासीटामोल टैबलेट देंगे क्योंकि उसके अंदर फीवर भी हो सकता है, ठीक है, ये देंगे। उसके अलावा स्टीम इनहेलेशन देंगे क्योंकि उसके अंदर ब्लॉक्ड नोज देखने को मिलेगी, ब्लॉक्ड नोज है, इसीलिए उसके अंदर क्या करेंगे? स्टीम इनहेलेशन भी दे सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि सभी तक सेशन पहुंचे और सभी इन सेशन का बेनिफिट ले सके। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन है और काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिएगा, एक्यूट साइनोसाइटिस इज कोज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। देखिएगा, एक्यूट साइनोसाइटिस इज कोज्ड बाय, एक्यूट साइनोसाइटिस कोज की जाती हैं, यानी जो साइनोसाइटिस होती हैं वो कोज हो सकती है, यानी इन्फेक्शन ऑफ किसका? साइनस का। साइनसेस जो होती हैं उनके अंदर इन्फेक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं? साइनोसाइटिस कहते हैं। यानी फॉलोइंग ऑप्शन साइनोसाइटिस के कोजेज हैं, लेकिन एक को छोड़कर एक्सेप्ट निकालना है यहाँ पे। यानी कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपके साइनोसाइटिस के ऑप्शन हैं, यानी साइनोसाइटिस के कोजेज हैं, लेकिन एक ऑप्शन है जो कि साइनोसाइटिस का कोजेज नहीं है। तो कौन सा नहीं है वो आपको ढूंढना है। पहला ऑप्शन देखिएगा, आफ्टर अ कोल्ड और फ्लू,
सेकंड ऑप्शन है थ्रू डेंटल इन्फेक्शन, थर्ड ऑप्शन है नेजल एलर्जी, और फोर्थ ऑप्शन है टॉन्सिलाइटिस। चलेगा, क्या इस क्वेश्चन क्या करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है यहां पर आफ्टर कोल्ड और फ्लू, सेकंड ऑप्शन है थ्रू डेंटल इन्फेक्शन, थर्ड ऑप्शन है नेजल एलर्जी, फोर्थ ऑप्शन है टॉन्सिलाइटिस। जल्दी से आंसर दे देना, क्या करेक्ट आंसर है, 2 सेकंड आपके पास है। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, टॉन्सिलाइटिस बिल्कुल गलत है। इसके रिगार्डेड साइनोसाइटिस के रिगार्डेड पहला जो ऑप्शन है आफ्टर कोल्ड और फ्लू, इसके कारण से भी साइनोसाइटिस हो सकता है। उसके अलावा डेंटल इन्फेक्शन है तो उसके कारण से भी साइनोसाइटिस हो सकता है, और नेजल एलर्जी के कारण से भी साइनोसाइटिस हो सकता है। लेकिन टॉन्सिलाइटिस के रिगार्डेड साइनोसाइटिस नहीं होता है, टॉन्सिलाइटिस से साइनोसाइटिस नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें एक्सेप्ट निकालना था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन मिशन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 5 बजने दो, 5 बजे डेली आपको सेशन मिलेगा, सॉरी डेली आपको वहां पर टेस्ट मिलेगा, ठीक है, डेली वहां पर आपको टेस्ट मिलेगा। आज भी टेस्ट था और उम्मीद है आप सब टेस्ट दे लिए होंगे, जो भी एज ए वहां पर ज्वाइन हो गए हैं तो उन्होंने टेस्ट दे लिया होगा। और कल का जो परफॉर्मेंस था वो मैंने आपको बता ही दिया है, और आज का जो परफॉर्मेंस रहेगा उसको मैं कल के सेशन के अंदर आपको बताऊंगा कि कौन अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा है, कौन अच्छी तरीके से टेस्ट का एंजॉय ले रहा है और उसमें इंप्रूवमेंट ला रहा है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साइनस इज साइनोसाइटिस। देखिएगा, साइनोसाइटिस मतलब इन्फेक्शन इन साइनस, अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है कि साइनस क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर है साइनस आर कैविटीज, क्या कैविटी है। सेकंड ऑप्शन है चेंबर कंटेनिंग द विट्रस ह्यूमर इन आईज, चेंबर जिसमें कंटेनिंग होती है विट्रस ह्यूमर इन आईज के अंदर। थर्ड ऑप्शन है चेंबर प्रोड्यूसिंग अ वे, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। अब बताइए क्या है साइनस। चलिएगा, आंसर आपको देना है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड दूंगा। कैविटी है, या चेंबर कंटेनिंग विट्रस ह्यूमर इन आईज है, या फिर चेंबर प्रोड्यूसिंग वे है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, यानी डी ऑप्शन है। क्या करेक्ट आंसर है, फटाफट से आंसर दीजिएगा, देन आफ्टर इसका सही आंसर आपको बताया जाएगा। जल्दी कीजिएगा। चलेगा, बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है कैविटी। साइनस क्या है, कैविटी है। साइनसेस आर 4 पेयर्ड कैविटी, क्या है, 4 पेयर्ड कैविटी हैं, 4 पेयर्ड कैविटी हैं साइनस, याद रखिएगा। और पेयर्ड कैविटी मतलब क्या होता है, स्पेस होता है, यानी खाली जगह होती है, जनरली खाली जगह होती है। यानी कितने पेयर्ड साइनस होते हैं, 4 पेयर्ड जनरली साइनसेस होते हैं। और साइनसेस एक्चुअली में अगर देखे जाए तो कैविटीज होते हैं। साइनसेस अगर एक्चुअली में देखे जाए तो साइनसेस आर कैविटी, क्या होती हैं, कैविटी होती है, याद रहे, भूलना नहीं है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है, और काफी सिंपल और काफी इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन यहां पर ये है रिस्क फैक्टर ऑफ द फेरेंजाइटिस के रिगार्डेड रिस्क फैक्टर बताने हैं। फेरेंजाइटिस जानते हो, इन्फेक्शन इन किसमें, इन्फेक्शन किसके अंदर, फेरिंग्स के अंदर। इन्फेक्शन किसके अंदर होगा, फेरिंग्स के अंदर, दैट इज अ फेरेंजाइटिस। तो फेरेंजाइटिस के रिगार्डेड यहां पर रिस्क फैक्टर आपको बताने कि फेरेंजाइटिस के रिगार्डेड रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा कोल्ड एंड फ्लू सीजन, सेकंड ऑप्शन देखिएगा स्मोकिंग, थर्ड ऑप्शन देखिएगा एलर्जी, फोर्थ ऑप्शन देखिएगा
ऑल ऑफ दी अबव। चलिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है कि फेरेंजाइटिस का जो रिस्क फैक्टर होता है वो क्या होता है। रिस्क फैक्टर ऑफ फेरेंजाइटिस, जल्दी से आंसर देना है, 2 सेकंड आपके पास है, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा, जल्दी कीजिएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फेरेंजाइटिस का कारण, पहला ऑप्शन देखिएगा, कोल्ड और फ्लू सीजन, कोल्ड और फ्लू सीजन के कारण से फेरेंजाइटिस हो सकता है, स्मोकिंग के कारण से हो सकता है, और एलर्जी के कारण से हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, इसे ऑल ऑफ दी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जहां भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज आ रहे हैं वो क्लिनिकल फीचर और वो क्लिनिकल रिस्क फैक्टर और वो क्लिनिकल कोजेज आपको याद रखने हैं, वहां से रिगार्डेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है का, तो नोट करते रहिएगा, और नोट नहीं कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये सारी जानकारी याद रहे। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 38 नंबर क्वेश्चन है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स विद एक्यूट फेरेंजाइटिस, एक्यूट फेरेंजाइटिस के रिगार्डेड कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या है, एक्यूट फेरेंजाइटिस के रिगार्डेड कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या है वो आपसे पूछे, जल्दी से आंसर देना है, फिर करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा सोर थ्रोट, सेकंड ऑप्शन यहां पर है फीवर, थर्ड ऑप्शन यहां पर है हेडेक, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर है ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी से आंसर देना है, 2 सेकंड आपके पास है। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि फेरेंजाइटिस के अंदर अगर अपन देखें तो सोर थ्रोट भी देखने को मिलता है, फीवर भी देखने को मिलता है, और हेडेक भी देखने को मिलता है, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही आंसर है। याद रखेगा, फेरेंजाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स हैं ये सोर थ्रोट, फीवर, हेडेक, ये याद रखिएगा, इनसे रिगार्डेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी जबरदस्त क्वेश्चन है आपके एग्जाम के रिगार्डेड, इसलिए आपको याद होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन है 39 नंबर, काफी इजी क्वेश्चन है, समझते हैं क्वेश्चन को और फिर आंसर देते हैं। चलेगा, क्वेश्चन यहां पर ये है 39 नंबर क्वेश्चन, सिम्टम्स ऑफ सोर थ्रोट विद कोल्ड एक्सेप्ट। क्वेश्चन यहां पर समझ में आ गया, क्वेश्चन यहां पर ये है सिम्टम्स ऑफ सोर थ्रोट, सिम्टम्स ऑफ सोर थ्रोट, यानी कि सोर थ्रोट के साथ साथ कोल्ड है, सिम्टम्स ऑफ सोर थ्रोट विद कोल्ड, कोल्ड के साथ सोर थ्रोट है तो उसका सिम्टम्स क्या आएगा, एक्सेप्ट निकालना है, कौन सा सिम्टम्स सही नहीं है इसके रिगार्डेड। क्वेश्चन समझ में आ गया, सोर थ्रोट के साथ अगर कोल्ड है तो उसका सिम्टम्स बताने हैं, यानी सभी सिम्टम्स इसके रिगार्डेड हैं, लेकिन एक सिम्टम है जो कि सोर थ्रोट विद कोल्ड के रिगार्डेड नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा स्नीजिंग, सेकंड ऑप्शन देखेगा कफिंग, थर्ड ऑप्शन देखेगा माइल्ड हेडेक, और फोर्थ ऑप्शन देखेगा फीवर हायर देन 102 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलेगा, आंसर बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, सिम्टम्स ऑफ सोर थ्रोट विद कोल्ड, कोल्ड के साथ अगर सोर थ्रोट है तो उसका सिम्टम्स है, लेकिन एक ऐसा सिम्टम यहां पर फॉलोइंग ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि सोर थ्रोट विद कोल्ड का ऑप्शन नहीं होता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहां पर अगर अपन देखें तो स्नीजिंग भी होती है, सोर थ्रोट विद कोल्ड के साथ अगर अपन बात करें, सोर थ्रोट विद कोल्ड है तो उसके अंदर स्नीजिंग होगी, बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड ऑप्शन देखें तो कफिंग भी होगी, बिल्कुल होगी।
थर्ड देखें तो माइल्ड हेडेक होगा, बिल्कुल हेडेक भी होगा, यानी स्नीजिंग होगी, कफिंग होगी, हेडेक होगा। और फीवर आएगा कि नहीं आएगा? सर फीवर भी तो आता है, लेकिन आप गलत कैसे बता रहे हैं? तो मैं बता दूं, फीवर यहां पर आता है, लेकिन फीवर आता है यहां पर लेस देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी लेस देन आता है, यानी फीवर आता है लेकिन टेम्परेचर कितना होता है? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा नहीं होता है, हमेशा 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम ही होता है अगर सोर थ्रोट विद कोल्ड है तो, याद रहे, भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर स्नीजिंग होगी, कफिंग होगी, माइल्ड हेडेक होगा, और अगर फीवर की बात करें तो फीवर होगा, फीवर लेस देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम टेम्परेचर होगा फीवर में। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? हायर बता रहा है, जो कि गलत है। हायर नहीं होता है, लोअर होता है, यानी लेस देन होता है। याद रखेगा, इस क्वेश्चन के रिगार्डेड गलत ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, और सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें एक्सेप्ट निकालना था और एक्सेप्ट में यही गलत है, क्योंकि यहां हायर नहीं, यहां लेस देन आता, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और याद भी रखते रहिएगा, और नोटबुक साथ में रखेगा ताकि नोट कर ले, ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी याद रहे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफी इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आने चाहिए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, और 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सिम्टम्स ऑफ सोर थ्रोट विद फ्लू। देखिएगा, अभी जस्ट क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया, वहां सेम क्वेश्चन है, सोर थ्रोट विद, वहां पर कोल्ड था, क्या था? कोल्ड था, यहां पर सोर थ्रोट विद फ्लू है, बस इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी सेम है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। वहां तो हमें एक्सेप्ट पूछा था, यहां पर एक्सेप्ट नहीं पूछा है, यहां पर तो पूछा है कि एक्चुअली में सिम्टम्स क्या है। ऑप्शन है फटीग, सेकंड ऑप्शन है फीवर हायर देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन है ए एंड बी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आंसर भी आपको समझ में आएगा, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। 2 सेकंड आपको देता हूं, फिर राइट आंसर आपको बता दिया जाएगा। चलिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि सोर थ्रोट विद फ्लू की अगर बात करें, सोर थ्रोट विद फ्लू की अगर बात करें तो उसमें फटीग भी होता है, और उसके अंदर फीवर आता है मोर देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोल्ड के अंदर तो कितना आता है? लेस देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर फ्लू की बात की जाए, कोल्ड के अंदर तो ये आता है, लेकिन अगर फ्लू की बात की जाए तो फ्लू के अंदर फीवर है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा आता है। इसलिए पहला और दूसरा ऑप्शन यानी ए और बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।